Good morning, friends. Today I like to discuss the 5G testing phase और इसके साथ जुड़े हुए सारे पहलुओं को बात करेंगे, जिससे 5G के बारे में जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो आपके पास जरूरत है, वो सारी चीजें एक के बाद एक पूरा हो जाए और एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो 5G जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, एक ऐसा टेक्निक है जो कम्युनिकेशन के दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में एक नया क्रांति लाने वाला है और उस क्रांति का रफ जो है आगे की तरफ बढ़ना ही है 5G के बाद 6G। तो अभी हम लोग 4G पे हैं और 4G के बाद 5G पे जाएंगे। ये 5G क्या है, इसके बारे में जानने के लिए, इससे जुड़े हुए बातों को समझने के लिए एक के बाद एक दूसरा जो तथ्य है वो सामने आता जाएगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज दुनिया में कौन ऐसे 10 उच्च कोटि की तकनीकी है जिस पे लोग काम कर रहे हैं। तो पहला 5G है, जिसपे भारत सरकार ने अपने 2020-21 मैंने पिछले साल के बजट में, ये कोरोना पीरियड जो मार्च 2020 से शुरू होता है उसके जस्ट पहले फरवरी में जो बजट पेश हुआ था, उस पे 6,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया था, एक्सपेंशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसके एक्सपेंशन के लिए ये व्यवस्था किया गया था और इसमें ये 5G के लिए ऑप्टिकल फाइबर का एक्सपेंशन। उसके बाद दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे इसका काम होगा, किस तरह से इसमें आगे की तरफ बढ़ेगा, एक के बाद एक। और फिर इसके बाद IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स आगे बढ़ेगा और उस पर हम बात करेंगे। बिग डेटा, फिर 3D प्रिंटिंग, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, फिर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, हाइपर ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑपरेशनल। ये 10 टॉप टॉपिक है इन टाइटल से जिस पे दुनिया काम कर रही है टेक्नोलॉजी में। और दूसरा इंपॉर्टेंट बजट का पॉइंट था कि 8,000 करोड़ रुपया यूनियन बजट 2021 में प्राविधान किया गया था फ्रंटियर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन, DNA डेटा स्टोरेज एंड डेटा एनालिस्ट के रूप में। ये खाका था पिछले साल का, कोरोना पैंडेमिक शुरू होने से पहले। जब ये बजट आया था उस समय बजट के चर्चा में हमने जो पार्टिसिपेट किया था उसमें ये कहा था कि ये जो 5G आने वाला है और ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर 6,000 करोड़ रुपया सरकार प्राविधान किया है, तो सरकार चाहती है कि किस तरह से कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बढ़े दूर दराज के गांव में। और लगभग ये कहा गया था उस समय कि 1 लाख गांवों में 4G की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, जिससे 5G के आने का संभावना तेज हो सके। तो ये रहा 5G के बारे में थोड़ा एक बेसिक पृष्ठभूमि की सरकार ने पहले से ये काम करना शुरू कर दिया था। और उसके वजह से जो आज हमारे पास फैसिलिटी है इंटरनेट का, वो ये है कि पैंडेमिक लागू हुआ और सब कुछ ऑनलाइन हुआ। बच्चों का गेम, हाउस का वर्क फ्रॉम हाउस और ये सब, तो ये एक इंटरेक्शन का मीड बना। फिर प्रेजेंट फैसिलिटी के आधार पर ऑनलाइन लर्निंग का एक नया युग शुरू होता है। कोरोना पैंडेमिक का ये एक दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू है जिसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। फिर
ऑनलाइन टीचिंग, जब स्कूल कॉलेज कैंपस बंद हो गए, विद्यार्थी घर चले गए, तो ऑनलाइन टीचिंग कोर्सेज कैसे पूरा हो, उसके बाद एग्जामिनेशन कैसे हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की चर्चा अगस्त 2020 से शुरू हो गया और सितंबर अक्टूबर होते होते सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन पूरे हो गए। यूजीसी के गाइडलाइंस को मानते हुए सारे संस्थान अपने अपने फाइनल ईयर की थान किए और इंटरमीडिएट लेवल के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट किए। तो ये दूसरा फेज। अब ये तो हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गई, ऑनलाइन टीचिंग हो गई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गई। तो आगे का क्या है? आगे हमको ये चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन के पार्ट हुआ था उसमें गड़बड़ी बहुत हुई थी। आज भी डेटा जब कनेक्टिविटी होती है तो आवाज नहीं मिलता, बफरिंग होता है, वीडियो नहीं मिलता है, तो हमें बार बार कहना पड़ता है कि वीडियो ऑफ करिए और केवल ऑडियो से काम चलिए। लेकिन आने वाले समय में ये जो स्थिति है वो और तेजी से कैसे विकास हो सकता है, फ्यूचर पेडागोजी इन लर्निंग खास तौर से। तो हमको ये चाहिए, बिना रुकावट की आवाज, बिना रुकावट के वीडियो, बिना रुकावट के स्मार्टनेस। तो ये चीज कैसे प्राप्त किया जा सकता है? डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअसली एंड कंसिस्टेंटली, दोनों चीज ध्यान में रखना है। अपग्रेडिंग किसका? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का, देश के अंदर दूरसंचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ये दूरसंचार व्यवस्था को कैसे कॉन्स्टेंटली कैसे हो रहा है? ये टाइम होता है 1G का, जिसमें एनालॉग टेलीफोनिक होता है और केवल आवाज आता है। फिर 2G के एग्जिस्टेंस से आवाज के साथ साथ एसएमएस टेक्स्ट शुरू हो गया कि आप टेक्स्ट के थ्रू भी मैसेज हो सकते हैं। तो वो समय था 90 के दशक में कि लोग जो है खूब टेक्स्ट भेजते थे, एसएमएस करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। उसके बाद 3G शुरू हुआ, तो 3G के साथ थोड़ा थोड़ा वेब ब्राउजिंग का कंसेप्ट आने लगा, इंटरनेट से कैसे कनेक्टिविटी आगे बढ़ सकती है। फिर 2008 के बाद से 4G स्टार्ट होता है और 4G में जो वॉइस है, एसएमएस है, ईमेल है और उसके साथ वेब ब्राउजिंग भी शुरू हो गया, मींस वीडियो कॉलिंग भी शुरू हो गया। लेकिन वीडियो कॉलिंग का जो डेटा है वो इतना ज्यादा होने की वजह से वीडियो कॉलिंग में बफरिंग बहुत होता है। काम हो रहा है, काम में रुकावट नहीं है, लेकिन उस काम में सीमलेस नहीं है, रुकावटें बहुत है, कठिनाइयां बहुत है ना। तो अब आज हम बात करते हैं 5G का। 5G में ये सारे चीज होंगे और उसके साथ एक और होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग और स्मार्ट होम। दो चीज और ऐड हो गया है। तो एक के बाद एक फैसिलिटी जो है वो ऐड होती चली जा रही है न्यू जनरेशन के कम्युनिकेशन से। थोड़ा सा यदि हम बात करें स्पीड का, तो 2G की स्पीड, जैसे कि ये साइकिल दिखाई दे रहा है कि साइकिल से चलते थे, उसमें 0.256 Mbps की लाइन थी। 256 में 256 kbps लाइन। उसके बाद 3G आया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, हम लोग 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ गए और 42 Mbps की लाइन मिल गई। ये कब हुआ? 1998 में। फिर 2008 में 4G जब आता है तो 150 Mbps लाइन मिलता है और तब जो कार से चलते थे वो हवाई जहाज से चलने लगे, जो कार से चलते थे वो हवाई जहाज से चलने लगे। और उसी में एक नारा दिया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से चलेंगे। तो ये हवाई जहाज हो गया। अब जो 2020 का समय है, ये 2020 का समय में जो स्पीड है वो 1000 Mbps, 1000 Mbps का मतलब 1 Gbps, और अब हम रॉकेट से चलेंगे। तो स्पीड सन 1990 में साइकिल थी, 1998 में कार हो गई, 2008 में हवाई जहाज और 2020 में रॉकेट। तो ये है 4G की स्पीड और 4G का। जब आप 2020 में रॉकेट से चलेंगे तो यू सी कि कितने दूरी कितने कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर
जो लाइन अभी हम लोगों ने बात किया 2.4 kbps पर सेकेंड, 64 kbps पर सेकेंड, 3G में 2 Mbps, 4G में 100 Mbps लाइन और 5G में 1 Gbps की लाइन, तो 6G में 1 Tbps की लाइन 10 to the power 12। तो फैसिलिटी जो हम देख चुके हैं 1900 टाइमलाइन भी है, 1980, 1990, 2000, 2010, 2008 से शुरू हो गया था, 2010 में एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ, 2020 में, जैसे 2021 से 2020 में हम कहते हैं 5G, तो कुछ क्षेत्रों में ये आज फंक्शनल और टेस्टिंग हो चुका है, जैसे हैदराबाद में ये काम कर रहा है, और हैदराबाद में कुछ कंपनी है जैसे भारतीय एयरटेल, वोडा ने शुरू किया है, और इसको पूरे देश में अब लाने की कोशिश की जा रही है, और अलग अलग क्षेत्रों में इसकी टेस्टिंग शुरू हो गया है। 2025 से लेकर 30 तक आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये पूरी टेक्निक और ज्यादा तेजी से आगे आएगी, और वो 6G पे जाएगी। आज जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां 6G ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें क्या न्यू स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, सेललेस नेटवर्क होगा। मतलब सेल क्या है, अभी थोड़ी देर में हम बात करते हैं। एनर्जी इफिशियंस होगी, फोटोवोल्टाइक सेल वगैरह का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। ये इसकी एडिशन बहुत तेजी से होगा 6G में, और ये इसका फ्यूचर को हम बहुत तेजी से बढ़ा देगा, बहुत तेजी से हाउस में, बिजनेस में, वर्किंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एविएशन में, नेविगेशन में, एयरवेज में, चारों तरफ एकदम से क्रांति ला देगा 6G। अब अभी 5G पे है, 5G के बारे में थोड़ा सा हम बात करते रहे कि 5G में और क्या क्या आ रहा है। तो जो कस्टमर है जिसके पास 5G सेट है, उसमें क्या एक्साइटमेंट होगा। एक पहले है बेनिफिट ऑफ कन्वीनियंस, कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट का जो स्थिति है वो हमेशा आपके पास रहेगा। सरप्राइज होगा, इंजॉयमेंट होगा, सेटिस्फैक्शन, दैट इज पीस ऑफ माइंड, इस तरह से ड्रीम। और पार्टनरशिप में, वैल्यू एडिशन में, कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री किस तरह से फ्लोरिस्ट करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। और सोशल इश्यूज, विटिलाइजेशन किस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा रीजन से रीजन, एंड एक्सपेंशन ऑफ पार्टनर्स बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से पार्टनरशिप आएंगे। तो बियॉन्ड दैट जो हम सोच रहे हैं उसके अलावा और क्या क्या स्कोप्स हैं, तो ये इसको कहा जा रहा है कि कनेक्टिंग ड्रीम्स फॉर रिचर फ्यूचर जो है हमारा रिच होगा। अब थोड़ा सा ये डिस्कशन एक टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड है, तो थोड़ी सी इसकी टेक्निक्स को भी हम देखें कि कैसे इसका नेटवर्क हो रहा है। तो आशीष जैन जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं एंड COO है टेलीकॉम डिवीजन ऑफ द पॉलीबैग, इनका ये कहना है कि जो इनकी कंपनी है वो वायर और केबल का निर्माण करेगी इंडियन पार्ट्स के लिए, और बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग 50 साल से, और इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन देंगे, क्योंकि स्मार्ट होम आएगा तो स्विचेस जितने होंगे सब स्मार्ट हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल नीड्स रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा, हाउस होल्ड मटेरियल बदल जाएंगे, उसके ये प्रोडक्ट के लिए एकदम रेडी है। और जो कस्टमर है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा उसकी ग्रेटर वैल्यू दी जाएगी। और इलेक्ट्रिकल फैंस, LED लाइट, लुमिनरीज, स्विचेज, स्विच गियर, सोलर प्रोडक्ट, और इस तरह के बहुत सारे एक्सेसरीज का प्रोडक्ट इनकी कंपनी करने के लिए शुरू करी है। और उसका उन्होंने नाम दे दिया है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड। और उसके तहत जो प्रोडक्ट्स हैं, सोलर का, लुमिनरी का, LED लाइट का, इलेक्ट्रिकल फैन का, स्विच गियर का, और एक्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी है जो आशीष जैन ने जो प्रॉमिस किया है, जो काम कर रहे हैं, वो 5G के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा इंडियन टेक्नोलॉजी के बेस पे। अब जैसे है कि केबल, इस तरह के केबल्स बहुत देखा होगा शहरों में, और धीरे धीरे सड़क के किनारे ये बिछना शुरू कर दिया गया है गड्ढे को खोद करके। ये और कुछ नहीं है, यही फाइबर है, यही फाइबर का है। थोड़ी सी इसकी टेक्निक्स देख लें तो इसका फिजिक्स में जो प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। मतलब जो तार करंट फ्लो करता है तार में, वो एक ट्विस्टेड वायर होता है जो हमारे घरों में यूज होता है, जो आजकल
ट्रांसमिशन होता है, उससे थोड़ा सा अलग। ट्विस्टेड आयरन में जो करेंट है, पैरामीटर है, वो तार के बाहरी सिरों में ज्यादा फ्लो होता है, इसमें तार के अंदर वाले सिरों में होता है। और उसके तार के अंदर कई लेयर्स होते हैं, उनमें से सबसे अंदर का जो लेयर है उसको कह देते हैं कोर। और इसकी ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उसके जस्ट बाहर होता है क्लैडिंग, क्लैडिंग का कम होता है। तो ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर जो लाइट है, वो लाइट, ये डेटा का जो है वो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है। तो डेंसर मीडिया से रेयर मीडिया की तरफ कोई ये जा रहा है लाइट, और यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नॉर्मल एंगल हो रहा है। सपोज दिस इज द क्रिटिकल एंगल, है ना, थीटा आई सी से ज्यादा होगा ये आई इज ग्रेटर देन आई सी, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये एक सिंपल फिजिक्स है। इसका मतलब कि जो भी डेटा है वो अंदर ही अंदर फ्लो होगा। तो जब डेटा अंदर से फ्लो होगा तो लीकेज कम होगी, लीकेज कम होगा तो आउटपुट ज्यादा मिलेगा, आउटपुट सिग्नल ज्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली उस तरह का ट्रांसमिशन और अच्छा होगा। तो फाइबर केबल, जो ये फाइबर केबल है, इसके अंदर जो डेटा फ्लो होगा उसकी फिजिक्स ये है, और इस तरह से ये फ्लो होता होगा। और इसके जो कनेक्टिंग होगा उसके अंदर जो डिजिटल डेटा फ्लो होगा 0101 के रूप में, ताकि वो जाकर के 7 लेयर्स जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तो किसी भी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर माइक्रो डिवाइसेस पे, उसमें होता है एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, एंड देन डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो ये फिजिकल 01 to 012 जो लो लेवल लैंग्वेज के रूप में हम कहते हैं, वो फिजिकल और लिंक लेयर पे काम करता है। उसके बाद बीच का मिड लेयर जो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर है, और 3 ऊपर का प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये 3 लेयर का। तो ये डेटा जो है उसमें फ्लो होता होगा इस तरह से। ये सारी व्यवस्था कहाँ की जाएगी? ये सारी व्यवस्था हाई टावर्स पे किए जाएंगे। ये एंटेना है, डिफरेंट शेप के और डिफरेंट डायरेक्शन में लगे हुए एंटेना यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये एंटेना से थोड़ा सा टेक्निकली कि किस तरह से ये कनेक्टिविटी बनता है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। कि ये जो एंटेना है, इस एंटेना में जो ये दिखाया गया है, दिस इज हाई पावर बेस स्टेशन, फिर ये छोटे पावर है, ये लो पावर बेस स्टेशन, फिर सेकेंडरी बेस स्टेशन, ये सेकेंडरी बेस स्टेशन है, और ये यूजर है, दिस इज द यूजर, कस्टमर, आम यूजर जो है इस तरह से। और अलग अलग सेट्स हैं, 4 सेट्स में ये दिखाया गया है। पहला है कवरेज एरिया ऑफ हाई पावर ग्रीन बेस स्टेशन, तो ये जो 3 है ये हाई पावर ग्रीन बेस स्टेशन है जहाँ पे सिग्नल ज्यादा रहेगा। फिर कवर एरिया लो बीएस का स्टेशन ये हो गया, दीज आर द लो बीएस का स्टेशन है, ये इस कलर से हो गया। कवर एरिया ऑफ सेकेंडरी बीएस, दिस इज द सेकेंडरी बीएस हो गया। कवरेज एरिया ऑफ हाई पावर ग्रिड बीएस, हाई पावर ग्रिड बीएस इज समथिंग दिस काइंड ऑफ द पिंक कलर एरिया। तो ये थोड़ा सा नेटवर्क को एक डिस्ट्रीब्यूट करके समझाने की कोशिश किया गया है। और जैसे बीम, इसका डेटा कम्युनिकेशन जो होगा, वो डेटा कम्युनिकेशन में हाई पावर बेस स्टेशन, तो ये जो है ये डेटा यहाँ से और ये कस्टमर से ये टावर की तरफ, यहाँ सेकेंडरी बीएस से टावर की तरफ, ये कस्टमर से टावर की तरफ, यहाँ से ये लो पावर बीएस से टावर की तरफ, ये तो ये सारे जो है हाई कम्युनिकेशन का है। फिर लो पावर बीएस, दीज आर द लो पावर बीएस का स्टेशन यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर ट्रांसमिशन ऑफ सेकेंडरी बीएस, ये सेकेंडरी बीएस के पार्ट में जाएगा, और उसके बाद कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द बीएस, ये डॉटेड लाइन जो है ये कम्युनिकेशन लिंक आपके बीच में हो जाएंगे। तो ये जो सेकेंडरी से कस्टमर का है, तो ये एक छोटा सा प्रारूप है जिसके थ्रू नेटवर्क करते हैं। अब ये सारे के सारे नेटवर्क जो है लार्ज स्केल में इस तरह से एक शहर में कनेक्ट होता है। इसको देख करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आता है, वो है बेंजीन रिंग, कि ये जो सेल है, सेल बेंजीन रिंग की तरफ क्यों आता है। तो जैसे बेंजीन रिंग दिमाग में आता है, साइंस के विद्यार्थी हैं, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो केकुले का स्वप्न, केकुले ने बेंजीन रिंग को कहा था एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को करने के लिए। उसका सिर्फ यही करना था कि हाउ टू मेक दिस स्टेबलाइज। तो स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर पे आता है, और इस स्ट्रक्चर को
केकुले का जो स्वप्न में स्ट्रक्चर आया था कि एक सांप ने अपना पूंछ को अपने मुंह में दबा रखा है, तो इस तरह से कुछ कार्बन C6H6 का स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्टेबिलिटी का स्ट्रक्चर आज नेटवर्क में भी यूज किया जाता है, जिसको हम सेल कहते हैं। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये है कि आपको एग्जामिनेशन में कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये है हेक्सा स्ट्रक्चर, और इसी को सेल कहते हैं। यही 6G में सेललेस हो जाएगा। अब कैसे होगा वो आगे आने वाली टेक्निक है, लेकिन अभी 5G से 2G 3G 4G से 5G तक अभी सेल स्ट्रक्चर पे ही काम हो रहा है। अब एक बहुत बड़ा आजकल के टॉपिक है रेडिएशन और उसका इम्पैक्ट। किस तरह से रेडिएशन का इम्पैक्ट आजकल हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसको लेकर के बहुत सारे भ्रांतियां हैं। उसके बारे में थोड़ी सी टेक्निक और थोड़ा सा एप्लीकेशन, दोनों चीजें यहाँ पे देखना है कि वेवलेंथ के आधार पर यदि हम देखें तो एक एंड पर लॉन्गर वेवलेंथ है और 10⁻³ मीटर माने 1 किलोमीटर, और दूसरे एंड पे शार्टर वेवलेंथ है 10⁻⁻12 मीटर माने पिकोमीटर। तो पिकोमीटर से किलोमीटर तक का जो लंबाई है वो वेवलेंथ के ऊपर है। इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन के रूप में हम बात करें तो लार्जेस्ट जो होगा किलोमीटर माने 1 फुटबॉल का ग्राउंड, उसके बाद 1 मीटर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर क्रिकेट का बॉल, फिर फुल स्टॉप, फिर सेल का स्ट्रक्चर 0.1 मिली, माइक्रो ऑर्डर में बैक्टीरिया का साइज, फिर 10⁸ नैनो ऑर्डर का डीएनए, फिर उसके बाद 10⁻⁻10 माने 0.0 नैनो सब नैनो ऑर्डर का वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये एक डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम एनालिसिस करते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग मींस जहां पड़ता है तो वो आयंस में कन्वर्ट करता है। एटम एक न्यूट्रल है, एटम जब न्यूट्रल है तो उस न्यूट्रल पॉइंट को जब रेडिएशन मिलता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा तो आयनाइजेशन होगा। माने इतना ज्यादा एनर्जी हो फोटॉन का कि वो आयनाइज्ड कर दे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कोई इवेंट कर दे, तो वो आयनाइजिंग, वो बहुत खतरा है। लेकिन जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है वो बहुत ही सेफ है। अब जो प्रचलित एप्लीकेशंस है, कॉमन नेम्स है, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव का, माइक्रोवेव का, उसके बाद इंफ्रारेड का, फिर विजिबल जो आंख से हम देखते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट का, फिर सॉफ्ट एक्सरे का, फिर हार्ड एक्सरे का, फिर गामा रे। तो ये एक कॉमन नेम है जो वेव का। तो राइट फ्रॉम रेडियो वेव से लेके एक्सरे वेव तक का ये रेंज अलग अलग वेवलेंथ्स के रूप में जुड़े हुए हैं। अब रेडियो का पावर तो बहुत पहले से ट्रांसमिशन हो रहा है, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो हो, चाहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो हो, चाहे टेलीविजन टावर हो, चाहे मोबाइल जो हमारे पास है, ये मोबाइल का ये 10⁻⁻6 मीटर में माइक्रोवेव रीजन में आकर के ये बात आती है 10⁹ हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज रेंज के। तो ये गीगाहर्ट्ज रेंज में ये 5G यहाँ पर आकर के होगा। अब ये ऑलरेडी यूज हो रहा है, एग्जिस्टेंस में यूज हो रहा है। अब इससे छोटा जो रेडिएशन है वो माइक्रोवेव जिसमें हम खाना बनाते हैं। यहीं पर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर इसी को लेकर के, जिस तरह से माइक्रोवेव में एक चीजों को पकाते हैं, उस तरह का रेडिएशन क्या इधर का इम्पैक्ट है कि नहीं है। तो अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस तरह का रेडिएशन इसका इम्पैक्ट बनता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो जो हीटर का रेडिएशन है उससे एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। फिर सन का रेडिएशन है विजिबल लाइट से। फिर आर्क वेल्डिंग है, जहां पर वेल्डिंग वगैरह काम होता है वहां बहुत तेज ही एनर्जी डिसिपिएट होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज वहां से निकलते हैं। फिर एक्सरे के रूप में, सॉफ्ट एक्सरे के रूप में, फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आयनिक आयनाइजेशन के लिए रेडियोथेरेपी वगैरह जो दिया जाता है, जिससे कैंसर सेल्स एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो वो आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ये जो 2 पार्ट कर देते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से कोई अंतर नहीं होता है। टेक्निकली ये बात यहाँ एकदम क्लियर होना चाहिए कि जो ये 5G का रेडिएशन है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है और इसके कारण हेल्थ पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट जो होता है वो आयनाइजिंग रेडिएशन से होता है, वो लॉन्गर
एक्सपोजर से होता है, जिसमें एक्सरे आता है और रेडियो कैंसर के ट्रीटमेंट में या डायग्नोसिस टेक्निक्स में ये सारे वेव्स यहाँ पर यूज होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पर पहले से होते आ रहे हैं। तो 5G में ऐसा कुछ भी डिस्प्यूटेड नहीं है रेडिएशन के लिए। अब दूसरा ये कि जो मोबाइल है, मोबाइल के रूप में 4G के अंदर एंटेना का जो रेडिएशन है उसका ये पैटर्न है, एक गोल पैटर्न है और यूनिफॉर्म पैटर्न। 5G का जो रेडिएशन पैटर्न होगा एंटेना का वो इस तरह से होगा, पॉजिटिव और निगेटिव 90 के रूप में होगा। ये क्या है, 0 से 60 है, दिस इज 0 to 360 के रूप में स्प्रेडेड रेडिएशन है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रेडिएशन जो है वो अलग अलग पार्ट में कर, तो एक तो रेडिएशन कंसंट्रेशन हो गया, फिर उसके बाद जो शेयरिंग है शेडेड है पार्ट में, उसमें एजीमूथ है XY प्लेन में, एलिवेटेड है XZ प्लेन में, और जो मोबाइल का हैंडसेट है, जो एंटेना है, वो इस तरह से बीम को ऊपर की तरफ ले जा करके वो पार्ट में रेडिएट करता है। तो इसमें अब हैजार्डनेस के ऊपर र्यूमर बहुत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कि 5G की वजह से डेथ बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जो साइंटिफिकली एकदम से सही नहीं है। तो इसके लिए ये र्यूमर के लिए, इस तरह के पैंडेमिक क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने, एडिशनल डायरेक्टर ADGP उत्तर प्रदेश ने इशू किया है डिटेल एक सर्कुलर सैटरडे को 8 मई को कि हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में और पुलिस चीफ्स को कि इस तरह का कहीं से कोई र्यूमर है तो कर्ब दी सच र्यूमर्स ऑन व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एंड अलर्ट हैज बीन इशूड इन दिस रिगार्ड। तो इस तरह के कहीं इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो आप इंफॉर्म कर सकते हैं पुलिस को कि इस तरह से लोग कह रहे हैं कि टावर का जो टेस्टिंग हो रहा है उसके वजह से मौत बहुत ज्यादा हो रहा है, मौत कोरोना की वजह से हो रहा है, मौत और किसी वजह से भी हो रहा है, लेकिन उसको क्लब करके इस तरह के र्यूमर उड़ाए जा रहे हैं जो सही नहीं। तो अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 5G होता क्या है, 5G नेटवर्क के रूप में, अब 5G की एप्लीकेशन के रूप में। ये डायग्राम देखिए, 5G का जो ये सरफेस है, अर्थ सरफेस, इसके जितना ऊपर एप्लीकेशन है अर्थ सरफेस के नीचे भी उतना ही है। माने सोनार वगैरह जो पनडुब्बी वगैरह के अंदर है वहां भी इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हो रहा है। इसके एप्लीकेशन को नेटवर्क को स्लाइसेस में, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करके हम देखना चाहते हैं। स्लाइस का 50% जो डेटा होगा वो स्मार्टफोन के लिए होगा, हाई बैंडविड्थ के लिए जो ये फोन्स के कनेक्टिविटी होगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में हाई रिलायबिलिटी एंड लो लेटेंसी के रूप में ये ड्राइवरलेस जो कार का कॉन्सेप्ट है और एकदम मॉनिटर के कॉन्सेप्ट है यूजिंग सेंसर, उसमें आ जाएगा, दैट इज 40%। और 10% स्मार्ट होम्स में भी यूज किए जाएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइस में, तो लो एनर्जी होगा और लो बैंडविड्थ, माने एक छोटे से 10 मीटर के डिस्टेंस पे ये राउटर होंगे और स्विचेज होंगे, क्लचेज होंगे इनसाइड द हाउस। तो जो 5G नेटवर्क है उसमें 50% स्मार्टफोन्स के लिए जाएंगे, 40% ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाएंगे, एयरवेज हो गया, रेलवे हो गया, वाटरवेज हो गया, ट्रांसवेज हो गया, तो ये सारे के सारे आएंगे। और स्मार्ट होम्स के रूप में डिवाइसेस में 10% स्लाइसेस के रूप में आएंगे। और यदि हम ओवरऑल एक सिटी को देखें कि किस तरह से 5G नेटवर्क के बीच में सिग्नलिंग होगा, तो ये सारे बेस स्टेशन हैं, ये सारे बेस स्टेशन है और ये बेस स्टेशन से कनेक्टिविटी बना है, एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन और दूसरे बेस स्टेशन से कस्टमर कनेक्शन के लिए। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो शहर होगा वो एक वेव्स के रूप में आ जाएगा। अब इसका हम डायरेक्ट अपने डे टू डे का ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करें कि इसका इस सेक्टर में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन में ये है कि सपोज दिस इज द टीचर साइड, और टीचर साइड इंटरैक्टिंग सॉफ्टवेयर की वजह से ये एक माइक्रोस्कोप पे कोई भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो वो लैपटॉप पे आ गया और वो लैपटॉप से टैबलेट पे आ गया। टैब का वाईमैक्स का ये राउटर 5G राउटर से यदि कनेक्ट है तो ये सीधे यहाँ डिस्प्ले में चला जाएगा और वो इंटरनेट से चला जाएगा और वो लिंक को जो भी शेयर करना चाहे वो अलग अलग डायग्राम के हिसाब से, ये डायग्राम अलग अलग डायग्राम्स के हिसाब से इसको
शेयर कर सकता है। तो ये टीचर के साइड से। स्टूडेंट के साइड से क्या है, स्टूडेंट के साइड से मान लीजिए कोई स्टूडेंट इस माइक्रोस्कोप पे काम कर रहा है, कोई इस माइक्रोस्कोप पे काम कर रहा है जिसमें ये डिस्प्ले है, जिसमें ये डिस्प्ले है, ये माइक्रोस्कोप है जिसमें ये डिस्प्ले है। ये सारे स्टूडेंट एक साथ ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये वाईमैक्स 5G के थ्रू जो है ये सारे के सारे डेटा जा करके एक सिस्टम पर, ये देखिए 4 डिफरेंट पार्ट में जा करके यहाँ असेंबल होता है। तो ये स्टूडेंट 1 का डेटा हो गया, ये स्टूडेंट 2 का डेटा हो गया, ये 3 का डेटा हो गया, और ये 4 का डेटा हो गया, और इस तरह से 1 to 4 सारे डेटा इस टीचर के मोबाइल पे पहुंच गया, और वो मिनी कंप्यूटर से अपने स्मार्टफोन से ये सारा चीज उन्होंने देख लिया, उसको कर लिया। So the students will take technology from here in the most exciting part, and we have successfully integrated every microscope in classroom with the new technology. तो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन वर्चुअल लैब के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने जा रहा है। क्लासरूम के लिए ये एक लेक्चर है, यहाँ एक्चुअल क्लासरूम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इस क्लासरूम का ट्रांसमिशन जो है कैंपस ए में, कैंपस बी में, कैंपस सी में 5G की वजह से ये कम्युनिकेशन, 5G की वजह से ये 5G नेटवर्क पे आ गया, और नेटवर्क से ये कम्युनिकेशन हो रहा। आज भी हो रहा, आज भी ये हो रहा है कि बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन उसमें हमेशा यही एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, प्लीज म्यूट योर वीडियो, प्लीज म्यूट योर वीडियो, क्योंकि डेटा विड्थ इतना कम हो जाता है कि फिर इस सीमलेस ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। और ज्यादा आप इंटरेक्शन में आ जाते हैं तो वहां भी डेटा का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आवाज रुक रुक करके आने लगती है, लेटेंसी ज्यादा होता है कि आप बोलेंगे फिर वो कुछ सुनेगा फिर आवाज देगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम आज है, जिसको आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, और उस लेक्चर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑनलाइन लाइव ट्रांसमिशन अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में हो सकता है। तो दिस वाज द फैसिलिटी इन द क्लासरूम साइड ऑफ द लेक्चर। नाउ हेल्थ केयर सेक्टर में तो बहुत रिवोल्यूशनाइज हो रहा है, और स्पेशली इस आज के फेज में कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन लोगों ने ई संजीवनी और ओपीडी सर्विस को स्टार्ट किया है, ऑनलाइन ओपीडी सर्विस प्लेटफॉर्म of the first kind of the country। और इसमें जो सबसे तुरंत इम्पैक्ट दे रहा है कि अल्टीमेटली मे रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ कोविड, और आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनके लिए, स्पेशली उनके लिए, कि वो सर्विस डिलीवरी जो प्लेटफॉर्म है वो रेडिएशन को, एक्सपोजर को दूर करके हो रहा है। इसके साथ ये तो पैंडेमिक के रहा सिचुएशन डे टू डे का, इसके अलावा जो सिचुएशन बन रहा है वो रिमोट और रूरल एरिया में जो स्थिति है, जैसे कोई केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, या गंगोत्री में है, और उसको एम्स दिल्ली के किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट से बात करना है, तो वो कैसे उसको रीच बना सकता है। तो ये जो ई संजीवनी ओपीडी हुआ, इसका इनॉग्रेशन इलाहाबाद में हो चुका है। इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में वहाँ के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर SP सिंह, और वहाँ के जो जिलाधिकारी है DM भानुचंद्र गोस्वामी ने ये 9 मई को ये ऑनलाइन ओपीडी प्लेटफॉर्म को शुरुआत कर दिया। तो ऑनलाइन ओपीडी में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से ये सर्विसेज लिए जा सकते हैं। आइसोलेशन में पहले से चल रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए ऑनलाइन ओपीडी 9 बजे से 2 बजे और 9 बजे से 5 बजे तक के बीच का ये टाइम शेयर हो गया। तो ई संजीवनी हेल्थ सेक्टर में ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन 5G लेकर के आ जाएगा। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं कि कैसे ये रिवोल्यूशनाइज करेगा। तो मान लीजिए ग्रुप ऑफ पेशेंट है, इन पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, ECG, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारा डेटा ले करके ये एक हार्डवेयर पार्ट पर रख दिया गया, और यहाँ से अलर्ट नोटिफिकेशन डॉक्टर के पास और उसको यूजर जो भी केयर टेकर है उनके पास पहुंच जाएगा। तो ये डेटाबेस जो होगा पेशेंट का वो ऑनलाइन ट्रांसमिशन होगा, ऑनलाइन मॉनिटर होगा, डॉक्टर को भी होगा और उसके जो केयर टेकर हैं उनको भी डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके लिए जो डिवाइसेज हैं, एक आदमी के लिए ऑनलाइन सेंसर में
इतने सारे डिवाइसेस गैजेट्स आ जाएंगे कि वो कैसे मॉनिटर करेगा। उसके लिए एक छोटा सा व्यू यहाँ पर दिया गया है। स्मार्ट ग्लास है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट शर्ट है, स्मार्ट दिस इज जीपीआरएस हो गया, ब्लूटूथ ट्रैकर हो गया, स्मार्ट शू, शॉक, स्मार्ट पेन, बेल्ट, रिंग, फिशर एंड ब्रेसलेट। हर जगह शरीर के हर पार्ट में यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ द सेंसर चिप और उसके थ्रू उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप वॉकिंग में जा रहे हैं, जॉगिंग में जा रहे हैं, उस टाइम पर आपका मेटाबॉलिक एक्शन क्या हो रहा है, हार्ट रेट क्या है, ग्लूकोज लेवल क्या है, किस डायरेक्शन में है, रिस्पायरेशन रेट क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो ये जो 5-6 पैरामीटर है, ये केवल एक छोटा सा डिवाइस अपने हाथ में लगा लीजिए एंड यू कैन मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स। यदि बहुत ज्यादा लेवल पे आप बात करते हैं, है ना, जॉगिंग नहीं रनिंग की बात करते हैं और इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, तो जो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, हार्ट रेट हो गया, ब्लड ऑक्सीजन हो गया, ब्रीथिंग रेट हो गया, मसल्स का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यू सी मसल्स इलेक्ट्रिकल, मैंने how to create the electric discharge when you are running, स्ट्रेस इमोशन क्या है, कॉग्निटिव फंक्शंस क्या है, दिमाग में कैसे क्या चल रहा है, मूवमेंट ऑफ पैटर्न्स क्या है, किस पैटर्न्स पे आप चल रहे हैं, पैर कैसे लड़खड़ा रहे हैं या बहुत स्ट्रेट वे में जा रहे हैं, स्वीटनेस एनालिसिस, जो पसीना निकल रहा उसमें क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, किस चीज की कमी है, किसका जरूरत है, और यदि आप सो रहे हैं तो उस समय का पूरा वो आपका एमआरआई ले रहा है और वो बता देगा कि किस तरह से आपका कंडीशन है। तो इस तरीके से हेल्थ सेक्टर में तो एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। डीएनए एनालिसिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, और ये सारे जो एमआरआई से लेकर डीएनए एनालिसिस से लेकर सारा जो हाई एंड इक्विपमेंट्स है वो सारे फंक्शनल रहेंगे 5G की तरफ। नाउ रिसर्च और इनोवेशन के फील्ड में क्या होगा, इस फील्ड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एक्टिव मटेरियल के रूप में, फिर इलेक्ट्रोड मटेरियल्स के रूप में, और फिर सब्ट्रैक्ट मटेरियल के रूप में। सब्ट्रैक्ट मटेरियल का मतलब कि कोई भी जब डिवाइस बनाते हैं तो उसके नीचे का कुछ बेस होता है, उस बेस को डेवलप करना है, उसके बाद एक्टिव मटेरियल्स को डेवलप करना है, और फिर उसके बाद कंडक्टिंग लेयर्स को। तो तीनों फेज में, सब्ट्रैक्ट में, एक्टिव मटेरियल में और इलेक्ट्रोड फेज में, सारे के सारे काम को यहाँ पर डिफरेंट पार्ट से सिम्बलाइज किया गया है। दिस इज द सेमीकंडक्टर, पॉलीमेरिक सेमीकंडक्टर। आने वाले दिनों में आप मोबाइल को फोल्ड कर लेंगे, टीवी के स्क्रीन को फोल्ड कर लेंगे, लैपटॉप को फोल्ड करके बैग में रख लेंगे, तो ये पॉलीमर जो सेमीकंडक्टर है इसका इनोवेशन होगा, कार्बन नैनो ट्यूब का होगा, ग्राफीन का होगा, नैनो वायर्स का होगा। सो दीज आर द एक्टिव मटेरियल्स जहां एक्चुअल सिग्नल की प्रोसेसिंग होगी, जिसके वजह से लेटेंसी कम हो रहा है, जिसके वजह से स्पीड ज्यादा हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर के रूप में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम हमारे दिमाग में भरा रहता है, वो सब चीजें खत्म हो रहा है, और उसके जगह पर ये सारे ग्राफीन और नैनो वायर्स के फॉर्म में ये सारे मटेरियल्स आ रहे हैं। उसके बाद जो कंडक्टिंग टॉप लेयर पे होता है वो मेटल्स के लिए कंडक्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में, नैनो कंपोजिट्स के रूप में डिवाइस किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज लो एनर्जी। और सब्ट्रैक्ट के रूप में यूवी क्रॉस लिंक है, हाइड्रोजन है, सेल्फ रिलेशन है, और इसमें फार्मा। तो रिसर्च और इनोवेटिव में नई जो डिवाइसेस बनाना है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये बेस 5G के थ्रू बन रहा है, लेकिन ये आगे 6G के लिए ज्यादा उपयोगी हो गया, ये उसके फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा उपयोग। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे नेशन के लिए है वो डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पज में 5G का क्या एप्लीकेशन है। तो आप देखिए कि जो भी बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया पे हमारे जवान लगातार गश्त लगाते रहते हैं उसको सेव करने के लिए, ताकि आम आदमी रहे। अब उसके जगह पे ई पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट आएगा कि हम रोबोट्स बना करके और बॉर्डर पे भेज देंगे, उसमें सारे कंप्यूटराइज्ड डेटा फिक्स रहेंगे, कहाँ से कितना मूवमेंट करना रहेगा, कहाँ से क्या विजुअलाइजेशन होगा, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग क्या होगा, और उसको कमांड सेंटर से सारे इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। इसके बाद जो दूर एरिया है, स्नोफॉल हो गया, बहुत तेज अवलांचे हो गया, उसमें रोड ब्लॉक्स हो गए, उसको क्लियर करना है। तो इसको क्लियर करने के लिए दिस इज द सेंसर। ये सेंसर जो है क्लियर करने के लिए जो रोलर्स होते हैं वो अब फुली ऑटोमेटिक 5G से कंट्रोल होगा, और ये रात दिन एक साथ काम करके रोड ब्लॉकेज और उस तरह के जो आपदा होगा उसको वो दूर करने में मदद करेगा। फिर हर्ष जो पहाड़ियों पे चढ़ना है,
पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए अलग से घोड़े की जरूरत नहीं है, ये ई हॉर्सेस तैयार होंगे और ई हॉर्सेस जाकर के पेट्रोलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे। सामान को ले जाना है, छोटे छोटे सामान के लिए खच्चर जो होता है वो ई खच्चर टाइप की चीजें होंगे जिसपे सामान लोड कर दीजिए और छोड़ दीजिए, उसमें प्रोग्राम फिट कर दीजिए और वो समाज के ग्राउंड स्टेट से हाई टॉप हिल पर अपने आप लेकर के चला जाएगा, चाहे जो भी मौसम हो। अब आते हैं फाइनली कि जो डेटा है, डेटा रेट और मोबाइल कवरेज और स्पेक्ट्रम की नीलामी से पैसा, रिवेन्यू की बात करते हैं कि कितना सरकार को इससे मिलना है और किस तरह के इसका चार्ज होना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि 5G का जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वाईमैक्स का होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इज वाईमैक्स एंड इट इज 802.16। ये टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है। जैसे 4G आना था 2008 के बाद से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में यही आ रहा था, 4G बेस्ड ऑन LTE टेक्नोलॉजी। तो आज भी 4G की मोबाइल पर LTE टेक्नोलॉजी लिख करके आता है। अब जो 5G आएगा तो वाईमैक्स लिख करके आएगा और वाईमैक्स से ये काम होता। अब इसमें उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, आउटडोर के लिए और इंडोर के लिए। तो ये जो तीन पार्ट है, आउटडोर की लाइसेंस है, फिर ये इंडोर की लाइसेंस है, और 1G 2G 2.5 3G 3.5 3.7 4G, और इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो 5G तक ये पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर होगा और उसका डेटा रेट के साथ उसकी लाइसेंसिंग होगी। यदि 5G डेवलप हो गया, पूरा इंप्लीमेंट हो गया, तो कम्युनिटी आपस में कैसे कनेक्टेड होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो 6000 करोड़ 2021 के बजट में, यूनियन बजट में एलोकेट किया गया था, तो वो समय क्या गवर्नमेंट का विजन था। गवर्नमेंट का ये विजन है कि यदि गांव में एक कोई टावर लग गया तो वो घर में स्मार्ट फार्म हाउस में देख रहा है, एग्रीकल्चर में देख रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में देख रहा है, रिमोट मैनेजमेंट में कि फसल क्या है, फसल में कितना पानी है, कितना ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, उसमें क्या जरूरत है, ये सेंसर तुरंत बताएगा, इन्फॉर्म करेगा और बिना किसी देर के, बिना किसी एटमॉस्फेयर या एक्सटर्नल वेदर के डिपेंडेंसी के ऊपर तुरंत जाएंगे। तो सबसे बड़ा कि एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो 5G से सबसे ज्यादा जो चेंजेस हो रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि प्रधान के लिए जो तकनीकी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बिग थ्रस्ट वाली टेक्नोलॉजी होगी वो 5G कनेक्टिविटी होगी। उसके बाद स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग एक एग्जाम्पल सबके साथ दिख रहा है। हॉस्पिटल में आइसोलेशन, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे में पेशेंट को कैसे मॉनिटर करेंगे, तो आइसोलेशन में हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट आ गया। शॉपिंग सेंटर, ई कॉमर्स का जो मार्केट है वो अमेज़न और फ्लिपकार्ट और ये सारे कंपनी मिल करके एकदम से चेंज कर दिए हैं। फिर स्टेडियम में अभी IPL का मैच हो रहा था जो कोविड की वजह से बंद हो गया, लेकिन अब देखिए कि कैसे जो लोग घर से बैठ करके वहां पे कनेक्ट हुए और कनेक्ट होकर के एज ए ऑडियंस वो अपना वहां पर एक्सप्रेशन भी साबित कर चुके। तो ये 4G की वजह से हो रहा है। 5G की वजह से इमेजिन एवरीवन इज द वर्चुअली प्रेजेंट इन एवरीवेयर, स्मॉल बिजनेसेस के रूप में, स्मॉल यूटिलिटी के रूप में, मल्टी हॉप के रूप में, स्मार्ट होम और लार्ज बिजनेस हाउसेस के रूप में। और इससे भी सबसे ज्यादा कि ये जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे टावर रख करके इसकी कनेक्टिविटी और इसकी मॉनिटरिंग, ये सबसे बड़ा चेंज होने वाला है। तो इस तरह से आप देखें नेटवर्किंग के बाद 5G में जो मेजर फील्ड थे वो मेजर फील्ड क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, उसके बाद से डिफेंस है, फिर एग्रीकल्चर है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पर इसकी बहुत तेजी से चेंजेस होने वाली है। इसके इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए our humble Minister of Communication, Electronics, Information Technology, Law and Justice, Government of India, श्री रविशंकर प्रसाद ने ये जो 4 मई 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू अप्रूव किया कुछ कंपनीज को जो 5G टेस्टिंग में जा सकते हैं। कौन कंपनी है? रिलायंस जियो जो है 5G में जाएंगे 0.8488 हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज के 0.855 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को लेकर के, और इसके द्वारा जो जनरेट होगा वो जनरेट होगा 77,800 करोड़ रुपीस।
भारती एयरटेल 0.355 गीगाहर्ट्ज पे जाएंगे और उसके द्वारा 18,699 करोड़ रिवेन्यू देंगे। और वोडा 0.011 गीगाहर्ट्ज पे वो टेस्टिंग करेंगे और 199.40 करोड़ रुपया जनरेट करेंगे, ये रिवेन्यू से। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे दिल्ली के बेस्ड MTN कंपनी है, ये सब टेस्टिंग की अलाउ कर दिया गया है 4 मई को अपने डिफरेंट रीजन्स में। दे हैव टू सेलेक्ट एंड दे हैव टू टेस्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द नेटवर्क इज गोइंग ऑन। बट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ये सारे इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी चाइनीज एंटिटी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक चेंजेस है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले आ रहे हैं, उस टेस्टिंग टेक्नोलॉजी में चाइनीज एंटिटी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना एक पैंडेमिक तो छोड़ दीजिए, पैंडेमिक तो वो वर्ल्ड वार के रूप में जा रहा, बायो वार्स के रूप में वो उसकी थॉट है। उसका फर्स्ट जनरेशन दिया, उसके बाद सेकेंड म्यूटेंट दे रहा, फिर थर्ड म्यूटेंट देने की बात कर रहा है। तो वो चाहता है एशिया को यूनिपोलर बनाना। ये एक ज्योग्राफिकल बहुत बड़ा चेंजेस वो चाह रहा है। अंडरटेकिंग एग्रेसिव मिलिट्री मेजर और डिप्लोमेटिक मीन्स, चाइना बेजिंग अलायंस जो है, बेजिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो ले के पार्ट है वहां से वो डेवलप कर रहा है। और NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया की एंट्री का वो लगातार विरोध कर रहा है। फिर एक्टिव कैंपेन UNO के थ्रू चला रहा है कि इंडियाज मूव इन कश्मीर, इंडिया के कश्मीर में जो एक्टिविटी हो रहा है उसके खिलाफ। और लास्ट में जो पैंगॉन्ग डील हुआ है मिलिट्री के लिए, चाइना ट्रूप्स स्टिल इन इंडियन टेरिटरी, अभी वो वहां से जा नहीं रहे, पीछे हटे हैं, खाली नहीं किए हैं। सो द मैसेज टू चाइना इज कंसिस्टेंट एंड क्लियर। क्या टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। तो इफ यू रिमेन जियोपॉलिटिकली होस्टाइल, डोंट एक्सपेक्ट बिजनेस कंसेस। ये आप मत उम्मीद करिए कि आप इतना सब करेंगे और हम आपके साथ साथ बिजनेस चलेंगे। अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जेटली सर ने कहा था कि 62 का इंडिया नहीं है, तो ये 2020-21 का इंडिया है जो ये सारे डिसीजंस ले रहा है और ले सकता है। सो द बिजनेस पार्टनर कौन होगा, किससे हम टेक्नोलॉजी लेंगे? वो होगा सैमसंग, वो होगा नोकिया, वो होगा एरिक्सन, वो होगा सिस्को और वो होगा सी डॉट के लिए जो रिलायंस ने है, रिलायंस ने ये कहा कि हम जो भी टेक्नोलॉजी लेंगे वो अपना इंडियन टेक्नोलॉजी लेंगे। और ये सारा होने के बाद सक्सेसफुल ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि जनवरी 2020 में ये 5G रोल आउट किया जाएगा। और ये एक टेंटेटिव प्लान के साथ गवर्नमेंट आगे की तरफ बढ़ रही है कि 5G से जो 2020-21 में 6,000 करोड़ का सपना था वो लेकर के भारत सरकार आई है और उसको उम्मीद करते हैं आगे बढ़ेगा। थैंक यू फॉर द मैसेज regarding 5G and thanks for connected from 4G 100 Mbps to 5G 100 Gbps to 10G 6 Gbps और इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते रहिए। Thank you all for giving this time to share. Thank you.